Good morning, children. Hope you are doing well. Hope you all are fine. Okay. Today our topic is projectile motion. We will discuss about such type of motion which is known as projectile motion. सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोशन क्या है। वो आप सबको मालूम है, आप भी जानते हो क्या है। अगर the object is changing its position with the passage of time with respect to surrounding, then it is said to be in motion. Clear? And हमने इसी तरह का एक मोशन पढ़ा हुआ है जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। हमने इसी तरह का एक मोशन पढ़ा है जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को एक और नाम से आप जानते हो, वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन, आप इसे वन डायमेंशन मोशन क्यों कहते हो? Why it is known as one dimension motion? Because we need only one coordinate out of the three coordinates x, y and z. हमें x, y और z इन तीन अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओनली सिंगल कोऑर्डिनेट, only single coordinate is used to define straight line motion and therefore it is also known as one dimension. Is that clear? Also known as one dimension motion. लेकिन इसके बाद हमें कभी-कभी कुछ मोशंस ऐसे होते हैं, टाइप ऑफ मोशन ऐसे होते हैं जिनको अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स को एक साथ यूज करना होता है। मे बी x, y, मे बी y, z, मे बी z, x। ठीक है, तो x, y और y, z और z, x ये तीन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक साथ यूज कर रहे हैं। और जब हम इस तरह के दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करके किसी मोशन को डिफाइन करेंगे तो हमारा वो मोशन कैसा होगा? टू dimension motion. That motion will be two-dimension motion. Okay? Two-dimension motion is also known as plane motion. Two-dimension motion is also known as plane motion. And projectile motion is best example. Projectile motion is best example of two-dimension motion or plane motion. Is that clear? कुछ मोशंस हमको ऐसे भी मिलेंगे आफ्टर अ स्ट्रेट लाइन जिन्हें अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आपको दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। और वो दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? मे बी x, y, मे बी y, z, मे बी z, x। क्लियर? और इन दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जिन मोशन को हम डिफाइन करते हैं उनको आप क्या कहोगे? टू डायमेंशन मोशन। क्लियर? If there is single coordinate then one dimension motion. Here it is two coordinates. एक साथ मैंने दो कोऑर्डिनेट्स यूज किया उस मोशन को डिफाइन करने के लिए, इसीलिए वो मोशन क्या हो जाएगा? टू डायमेंशन मोशन। एंड टू डायमेंशन मोशन इज आल्सो नोन एज प्लेन मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन और प्लेन मोशन। सो हियर इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, there may be some examples of plane motion. Some examples of plane motion. Some examples of plane motion. क्या है ये some examples? Crawling of insect on a wall. क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट ऑन अ वॉल। एक इंसेक्ट है जो इस वॉल पे या इस सरफेस पे रन कर रहा है।
तो उसका जो मोशन है आप उसे x एंड y के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सपोज ये है आपका दो एक्सिस हो गई, दीज आर टू एक्सिस, और इन टू एक्सिस में ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। एक इंसेक्ट यहां से स्टार्ट करता है और इस तरह से रन कर रहा है, तो इंसेक्ट का जो मोशन है वो आप दो कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हो, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x2 y2, x3 y3, x4 y4। क्लियर? इस तरह से हम इसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, टू डायमेंशन मोशन है, या इसको आप क्या कह सकते हो, प्लेन मोशन कह सकते हो। क्लियर? सो crawling of insect on a wall, taking off an aeroplane। एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में, एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ करेगा कैसे, तो वो इधर से रन करता हुआ आ रहा है, यहां से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है इस तरह से। ठीक है, तो आप इसके इस मोशन को किन्हीं भी दो एक्सिस के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, x y, y z, z x, एनीथिंग। इसीलिए जब एरोप्लेन टेक ऑफ होता है तो उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होगा, वो टू डायमेंशन होगा, या उसे भी आप प्लेन मोशन कह सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ प्लेन मोशन। फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे जब आप एक बार स्पेस में थ्रो कर दोगे, इन दैट केस उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, कोई भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट, एनी इंजन, कोई भी उसे फोर्स अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने थ्रो किया है, दैट विल बी अ प्रोजेक्टाइल। What is projectile? An object thrown once into space with some initial velocity. Of course, moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or fuel. Clear? तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल। What is mean by space? What is mean by space here? Space includes three dimensions. x, y and z एक साथ। स्पेस एक ऐसा आपका रीजन है जो तीनों कोऑर्डिनेट्स x, y, z को एक साथ इंक्लूड करता है, और हमने उस स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है विद सम वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को देने के बाद वो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन, एनी फ्यूल और एनी अदर एजेंट। किसी भी कोई भी उसे हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ वो किसके इन्फ्लुएंस पे रन कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। इस वजह से ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल। अब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप इस तरह से थ्रो कर दोगे तो उसका पाथ, जो जिस पाथ को वो कैरी करता है, दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जिस पाथ पे वो रन करेगा, दैट पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी of the projectile. Is that clear? Path traveled is known as trajectory of the projectile। उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो क्या बन जाएगा, उसकी ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। क्लियर? Now, when we study the projectile motion, there should be some assumptions made for the projectile. Now, अब अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है तो ये समझिए कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अब अगर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को समझना है, तो आपको कुछ assumptions ध्यान में रखने होंगे। क्या है वो assumptions?
neglect air resistance, neglect air resistance। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में रन करता है तो एयर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसे अपोज करता है, ठीक है, बाय फ्रिक्शन यानी कैसे भी आप करो, तो ये उसका एयर का रेजिस्टेंस है। और जब हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं तो हमें इसके इस एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि हम अभी जो डेरिवेशंस वगैरह करेंगे या जो फॉर्मूले वगैरह लगाएंगे उसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को कोई स्पेस नहीं दिया है। ओके, इसीलिए हमें एयर रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, नेग्लेक्ट कर देना होता है। व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज acceleration due to gravity is constant throughout. Constant throughout. Acceleration due to gravity is constant throughout the motion of the projectile. क्यों ऐसा है? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें एक फैक्टर क्या है? एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आप जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है ना। हमने यहां से अगर एक प्रोजेक्टाइल सपोज दैट एक मिसाइल है, हमने उस मिसाइल को क्या किया? फायर किया, तो वो जो मिसाइल है वो ऑफ कोर्स एक हाइट तक जाएगी और उस हाइट यानी एल्टीट्यूड को गेन करने की वजह से हो सकता है उस पोजीशन पे आपका जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाए। हमें अपने जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें इस चीज को ध्यान रखना है कि वहां पे ग्रेविटी में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेट करने की जो स्पीड है वो हमें नेग्लेक्ट करनी है। अर्थ के रोटेशन की जो स्पीड है वो हमें क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। दैट मींस जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फुटबॉलर है, फुटबॉलर ने क्या किया? प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो उसके प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के बाद क्या होगा कि वो अर्थ की रोटेशन की स्पीड पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तीन assumptions हैं, neglect air resistance, acceleration due to gravity is constant throughout the motion, and speed of rotation of earth should be neglected। तो ये तीन assumptions मेन हैं जो हमें इस पे ध्यान रखना है। क्लियर? Now there are some examples of projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें समझना चाहिए। हम ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हमारी डेली लाइफ में इंक्लूड हो चुका है। सपोज आपने अपने घर की विंडो से कोई एक ऑब्जेक्ट लिया इस तरह से, जैसे आपने लेस खाया, लेस को आपने क्या किया? पैकेट निकाला और उसको थ्रो कर दिया, तो उसका जो मोशन है वो कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। जैवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट। एक एथलीट अगर जैवलिन थ्रो करता है तो जैवलिन थ्रो करने के बाद एक बार उसने थ्रो कर दिया तो उसके बाद जैवलिन का जो मोशन है वो कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो मोशन है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? थ्रो करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। इन दैट केस दैट मोशन विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। एरोप्लेन है और यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से ड्रॉप किया तो ये एरोप्लेन के साथ ही आएगा, एरोप्लेन तो सीधा चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ गया, तो इट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। A stone thrown horizontally from top of a tower। आप एक टावर पे हो और वहां पे आपने क्या किया? वहां जैसे आप अपने घर की छत पे खड़े हो और वहां से आपने स्टोन लिया और उसको हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल थ्रो करने पे क्या होगा? वो इस तरह से रन करेगा और कुछ समय के बाद वो नीचे आ जाएगा। ऐसा कुछ। मोशन ऑफ अ फुटबॉल किक्ड। अर्थ सरफेस पे एक फुटबॉल है, फुटबॉल को प्लेयर ने क्या किया? किक किया, तो जब वो किक करता है तो जो फुटबॉल का मोशन होगा आफ्टर द किक वो इस तरह का होगा, ये उसका मोशन हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। इसलिए ये जो आपका मोशन है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे राइफल से अगर आपने बुलेट फायर किए तो बुलेट का जो मोशन होगा वो भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लॉन्ग जंप एथलीट,
एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जंप करना है तो उसका भी मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है. So many examples. Clear? So these are some examples of projectile motion. Okay? One more important thing about the projectile. Actually, जब आप किसी एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो उसके पास दो तरह की वेलोसिटीज आती हैं. Projectile motion contains two velocities. What are these two velocities? Horizontal and second one is vertical. Horizontal velocity and vertical velocity. Two types of velocity. Due to these two velocities, the projectile travels two distances. First one is horizontal distance. And second one is, of course, vertical distance. Two velocities, horizontal velocity and vertical velocities. Two distances, horizontal distances and vertical distance. हमें मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट रन करेगा तो उसके पास वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, और उन रन करने का मतलब वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा. और हर एक ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल करता है. इसका मतलब जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के थ्रू करता है, एंड जब वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी को यूज करता है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी वर्टिकल डिस्टेंस के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगी. वर्टिकल वेलोसिटी कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. वर्टिकल वेलोसिटी, vertical distance. Clear? That means projectile motion has two velocity and therefore two types of distances traveled. Clear?